सभी को नमस्कार। देश के प्रथम सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत श्री बिपिन रावत जी, उनकी धर्मपत्नी और 11 अन्य सैन्य अधिकारियों के उसमें हम 2 मिनट का मौन धारण करेंगे और श्रद्धांजलि देंगे। और उसके पश्चात हम आज का जो दिन है 10 दिसंबर, शहीद वीर नारायण सिंह जो छत्तीसगढ़ के प्रथम बलिदानी पुरुष हैं, स्वाधीनता के उन्होंने अपना बलिदान दिया और एक स्वाधीनता संग्राम की विशेष रूपरेखा छत्तीसगढ़ में शुरू की। तो चूंकि कार्यक्रम में अमृत महोत्सव का भी हमने उल्लेख किया है कि स्वाधीनता के 75वें वर्ष पे अमृत महोत्सव के आयोजन में, तो उसको लेकर भी एक स्लाइड पाठक सर शो करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री ओम प्रकाश पाठक सर से निवेदन करूंगी कि सर आप स्लाइड शो करने। यह देश के लिए, हम सभी के लिए काफी दुख भरा और अत्यंत पीड़ा का समय है कि हमारे देश के प्रथम तीनों सेना के सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस जनरल श्री बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत एवं देश के जाबाज 11 सैन्य अधिकारियों की हेलीकॉप्टर हादसे में देवलोक गमन हो गया है। और सारा देश उन्हें श्रद्धांजलि और उनके पवित्र आत्माओं की शांति के लिए नमन श्रद्धांजलि कर रहा है। उसी क्रम में हम सभी ऐसी दिवंगत, ऐसी पवित्र, ऐसी शौर्य धारण करने वाली आत्माओं को नमन करते हैं, उनका वंदन करते हैं और उन्हें अपनी आत्मा की गहराइयों से उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। साथ में उन्हें ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान निश्चित तौर पे देंगे। माँ भारती उन्हें यश और उनकी गाथा को सदैव अमर रखेंगी, हम सभी अमर रखेंगे। इन्हीं याद के साथ मैं पुनः सभी की ओर से ऐसी दिवंगत शौर्य आत्माओं को नमन करता हूँ और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैडम जी, जैसा कि आज 10 दिसंबर है और आज ही के दिन सन 1858 में शहीद वीर नारायण सिंह के बलिदान दिवस पर आज ही के दिन हम उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वीर नारायण सिंह, जिनका जन्म 1795 और मृत्यु 1857 में हुई थी, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। एक सच्चे देशभक्त व गरीब के मसीहा थे। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय उन्होंने जेल से भागकर अंग्रेजों से लोहा लिया था, जिसमें वे गिरफ्तार कर लिए गए थे। 10 दिसंबर 1858 में उनको रायपुर के जय स्तंभ चौक पर फांसी दे दी गई थी। तो आज मैं और हम सब आज उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक के कुलपति, कुलसचिव और समस्त अधिष्ठाता विभागाध्यक्ष, सभी छात्र, शोध छात्र के बिहाफ में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर व्योमकेश त्रिपाठी सर, कुलपति उत्कल संस्कृति विश्वविद्यालय भुवनेश्वर तथा कार्यक्रम की मुख्य मार्गदर्शक एवं विशेष अतिथि श्री दीप्ति प्यासी जी, जो राष्ट्रीय विचारक, चिंतक, लेखक के साथ साथ स्वदेशी अभियान की महाकौशल प्रांत की सह संयोजिका हैं। मैं उनका पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से, समस्त छात्रों की ओर से हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत करता हूं। मैं इस कार्यक्रम में जुड़े हुए आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट के स्टाफ, मैं फेसबुक पर जुड़े हुए सभी शोध छात्र, विश्वविद्यालय के छात्र और जो हमारे गणमान्य नागरिक हैं, देश के युवा साथी हैं, उन सब का भी हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। आज का कार्यक्रम का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस विषय पे समय समय पे
चर्चा होती रहती है राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका विषय पर। तो मैं इस विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम पर सभी का जो जुड़े हुए हैं इस आभासी प्लेटफॉर्म पर, उनका पुनः हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। गौरवशाली अतीत के प्रति गर्व महसूस कर भारत की सभ्यता, संस्कृति, शिक्षा, शोध में समन्वय परंपरा से राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका में आप अपनी प्रस्तावना प्रस्तुत करें सर। हाँ, विषय की गंभीरता, विषय बहुत समयबद्ध आवश्यकता, देश की आवश्यकता के अनुरूप है और बार बार इस विषय पे चर्चा होती है जिसपे हम आज के आदरणीय मुख्य अतिथि हमारे मुख्य मार्गदर्शक आज के कार्यक्रम को सुनेंगे। लेकिन सुनने से पहले जो हमारी परंपरा है कि जो हमारा विश्वविद्यालय, हम स्वयं इस विषय पर क्या कर रहे हैं, इसकी एक रूपरेखा मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। जो विषय है राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका, तो शोध की दिशा में क्या भूमिका हो सकती है, शिक्षा को लेकर के क्या राष्ट्र निर्माण में भूमिका हो सकती है, राष्ट्र के पुनर्निर्माण पर हम युवा क्या कर सकते हैं, क्योंकि आज का भारत युवा भारत है। देश में 18 वर्ष से लेके 45 वर्ष के युवाओं की संख्या 40 करोड़ के ऊपर है, जो कई देशों की जनसंख्या से अधिक है। ये विश्व का ऐसा राष्ट्र है, माँ भारती का ये राष्ट्र ऐसा है जहाँ पे युवा शक्ति से परिपूर्ण ये देश है। हमारे भारत में जब इतनी शक्ति है तो उस शक्ति का संचय, उस शक्ति की दिशा, उस शक्ति पर क्या परिचर्चा होनी है, कैसे भारत विश्व गुरु की ओर पुनः अग्रसर होगा। पहले तो विश्व गुरु था ही भारत, अब है या उसे प्रभावकारी विश्व गुरु बनाना है। इन समस्त विषयों पे हम क्या काम कर सकते हैं और हम क्या कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकेंगे, इस पे हम अतिथियों का सुनेंगे। विश्वविद्यालय अभी क्या कर रहा है, हम स्वयं इस पे क्या कर रहे हैं, इस पर मैं एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि प्रस्तुत करता हूँ। विश्वविद्यालय समय समय पर 2014 में हमारा विश्वविद्यालय जनजाति युवाओं के कौशल विकास के लिए एक कार्यक्रम चलाया, बरगांव जनजाति कल्याण केंद्र बरगांव डौड़ी में, और वहां से संबंधित ऐसे कई एनजीओ जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनसे जुड़कर हमने 3000 जनजाति युवा साथियों को कौशल विकास और आईटी प्रशिक्षण देके प्रशिक्षित किया। उन्हें एक सर्टिफिकेट दिया जिसके माध्यम से कुछ आजीविका को प्राप्त किए, कुछ स्व आजीविका शुरू किए और ऐसे ऐसे गांवों में शुरू किए जहाँ के युवा उस समय तक कंप्यूटर अभी तक नहीं चलाए थे, तो उन्होंने भी चलाया। इस पहल के बाद 2015 में हमने भारत सरकार के समक्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को संकल्पना को प्रस्तुत किया और पूरे मुझे गर्व है कि भारत के समस्त केंद्रीय विश्वविद्यालयों तथा राजकीय विश्वविद्यालयों में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय को इस विषय पे अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी तथा ग्रास रूट कंसल्टेशन, मतलब हम इसमें युवाओं की, जनता की, महिलाओं की, कृषकों की और हमारे धर्म गुरुओं की क्या अभिमत है, क्या राय है, उसको संकलित करके विजन डॉक्यूमेंट दिया। और जो आईएएस की कमेटी भंग होकर जो हमारे देश के वैज्ञानिक हैं, हमारे शिक्षाविद हैं, उन्होंने नई शिक्षा नीति बनाने का दायित्व लिया। विश्वविद्यालय उसमें महत्वपूर्ण भागीदारी में था और देश के सामने नई शिक्षा नीति आई। ऐसे करके हम पंडित मदन मोहन मालवीय मिशन के माध्यम से भारत सरकार की इस प्रोजेक्ट का विश्वविद्यालय भी एक पार्ट है, उसके माध्यम से भी हमने युवाओं को हमारे इंडिजिनस भारत मीन्स लोक भारत, भारत लोक का देश है। लोक का देश मतलब लोक परंपरा, लोक गीत, लोक नृत्य, लोक विज्ञान, जो इंडिजिनस साइंस है। और ये लोक परंपरा हमारे भारत का जो पूरे विश्व में एक ऐसी शक्ति प्रदान करता है, हमको गांव के आखिरी छोर तक जोड़ने का काम करता है, जिसकी कोई परिकल्पना नहीं है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि जितने भी लोकगीत है, लोक नृत्य है, लोक का भारत है।
तो लोक जो परंपराएं हैं, लोक रीति रिवाज है, उसके पीछे एक दर्शन है, उस दर्शन के पीछे एक विज्ञान है। इसको हमने संकलित किया कि जो भारत की लोक परंपराएं हैं, जो लोक गीत हैं, जो लोक रीति रिवाज है, उसके पीछे कौन सा फिलॉसफी है, वो दर्शन है, उस दर्शन के पीछे कौन सा साइंस है, और उसका लोक के स्वास्थ्य, लोक के आर्थिक विकास में कैसे कल्याणकारी, कैसे उत्थान हो सकता है, इसको संकल्प करके हमने 16F नाम की डिफरेंट पुस्तक की जो टेक्स्ट बुक के रूप में उपलब्ध होंगी। लोक परंपरा पर महत्व दर्शन क्या है, उसके पीछे विज्ञान का, इसका एक छोटा सा उदाहरण बोलता हूँ कि हम हमारी जन्मदात्री माँ, मातृभूमि और मातृभाषा, इसका कोई विकल्प नहीं है। माँ जो जन्मदात्री है, जो जीवन दी है, उनका तो, और हमारी भारत माँ, हमारी जो मातृभूमि है और मातृभाषा, इसका विकल्प नहीं है। मैं ये 2 बार रिपीट किया। इसी में एक टर्म आता है गौ माता। आखिर हम उनको क्यों, वो हमारी जन्मदात्री नहीं है, लेकिन कौन सी दात्री, वो जीवन दात्री है। तो गौ माता है, तो फिर माता का कॉन्सेप्ट में फिर क्या फिलॉसफी आता है, इसके पीछे दर्शन ये आता है कि यदि आप गौ को माता कह रहे हैं, गौ माता कह रहे हैं, तो उनका पालन पोषण, उनका आहार विहार भी वैसा ही होना चाहिए। यदि हम पहले के जमाने में, मैं स्वयं भी, गौ माता को हम अलसी की खली खिलाते थे। अलसी में क्या होता है, फ्लैक्स सीड में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, वो जाएगा तो निश्चित तौर पे आने वाला दूध भी, उसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड होगा। हम उनको बार्ली, जौ, ओट्स, व्हाइट ओट्स नाम से मार्केट में आ रही है, रागी, फ्लैक्स सीड, लिटिल मिलेट, हम मिलेट्स और ऐसे आहार विहार को देते थे, क्योंकि उनको माता कहते हैं, पवित्र शुद्धता के साथ देते थे। तो उससे आने वाले दूध से जो मानव शरीर का विकास होगा, आपके जीवन को स्वास्थ्य देगा, जो जीवन दायिनी होंगी, ऐसा दर्शन हमारे भारत का है कि हमने गौ को माता कहा, गौ माता कहा। और ये कहने में हमें गर्व होता है कि ऐसा दर्शन भारत का है कि गौ माता, उसके पीछे वो विज्ञान है। तो जो हमारा लोक भारत, लोक परंपरा है, जो हम वर्ड यूज करते हैं, या जिस जो भी लोक नृत्य में, लोक परंपरा में, रीति रिवाज में जो टर्म यूज करते हैं, उसके पीछे क्या दर्शन है, उसके पीछे क्या विज्ञान है, उस विज्ञान का हमारे देश के आर्थिक विकास से, हमारे देश के स्वच्छता से, हमारे देश के स्वास्थ्य से क्या कनेक्शन है, इसको एस्टेब्लिश करना भी जरूरी है। राष्ट्र निर्माण की दिशा में हमने यह कार्य भी किया है, और वो तत्परता के साथ कंटिन्यूएशन में है। इसी के साथ हम एक आत्मनिर्भर भारत को लेकर के भी प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जिसमें हमने 45 छोटे छोटे विधाओं को लेकर के कोर्सेज शुरू हैं कि आज से 600-700 साल पहले खुद वर्ल्ड इकोनॉमिक ने जब इसकी सर्वे कराई, तो उन्होंने बताया कि विश्व की जीडीपी की 2/3 जीडीपी भारत की थी। भारत निर्यात हब था। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार आयात के बदले निर्यात की बात कर रहे हैं। तो और जो संकल्प आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का था, अंत्योदय भारत, अंत्योदय विकास, गांव के आखिरी छोर तक डेवलपमेंट, उनका आर्थिक विकास कैसे होगा, एक समानता, एक समदर्शी, वो कैसे होगी, इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। और गांव के आखिरी छोर तक के लिए पाठ्यक्रम पहुंचाने के लिए हमने अलग अलग 45 पाठ्यक्रम शुरू किए हैं, जिसमें 16 विधाओं पे डिप्लोमा यह विश्वविद्यालय देता है। जनजातीय उद्यमिता, जनजातीय उद्यमिता का हमारा पाठ्यक्रम कम से कम इस क्षेत्र में, जबलपुर, उमरिया, कटनी, शहडोल, इस बीच में पूरा रेंज देखे, डिंडौरी, मंडला, अनूपपुर, केवल इस रेंज को देंगे, बांधवगढ़ और अचानक मार टाइगर रिजर्व को मिलाए तो कम से कम 4 लाख करोड़ का व्यापार यहाँ पे इंतजार कर रहा है, जिसमें हम 2.5 लाख करोड़ का जनजातीय उद्यमिता पर आधारित प्रोडक्ट्स को निर्यात कर सकते हैं। इसकी हमने रूपरेखा बनाई है। इसके लिए हम वन धन विकास केंद्र, वन धन प्रोड्यूसर कंपनी, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वन पर्सन कंपनी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, वन धन सेल्फ हेल्प ग्रुप, CIG कम्युनिटी इंटीग्रेटेड ग्रुप, ऐसे करके हमने अलग अलग ग्रुपों में जिससे विकास, आर्थिक समग्रता
समाज के आखिरी छोर तक पहुंचे, ऐसी हमारी योजना चल रही है, उसमें लगातार काम कर रहे हैं। तो राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका में हम शोध को लेकर भी काम कर रहे हैं कि जो युवा साथी शोध कर रहे हैं, मैंने उनको कहा कि शोध में शोध निदेशक बोला जाता है, सुपरवाइजर बोला जाता है, गाइड बोला जाता है, शोध परीक्षक टर्म नहीं आता है। तो कोई निदेश, जनरली अभी परंपरा क्या हो गई है कि टीचर ये सोचता है कि मैं परीक्षक हूँ, मैं उसका नियंत्रक हूँ, मैं नियंता हूँ। ये कॉन्सेप्ट नहीं है भारत का। भारतीय दर्शन में जो शोध का विषय है कि हम शोध करने वाले शोधार्थी को मार्गदर्शन देंगे, राष्ट्र निर्माण के लिए वो शोध कैसे करेंगे, उनका विषय कैसा होगा राष्ट्र निर्माण को लेकर के, इसके लिए भी हम लगातार कार्य कर रहे हैं। और हमें खुशी है कि जो चीजें, जो कार्ल मार्क्स की पद्धति के अनुसार जो शिक्षा की व्यवस्था बदली नई शिक्षा नीति से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से, उसको लेकर शोध कैसा हो, ये विषय को लेकर के भी राष्ट्र निर्माण के लिए शोध कैसा हो, हमारे शोध छात्र इसमें जुड़े और उन्होंने बेहतर से बेहतर राष्ट्र निर्माण के लिए शोध करने का कार्य शुरू किया। इसको लेकर के मुझे बेहद प्रसन्नता है और मैं इस विषय को भी यहाँ पर शिक्षा को लेकर के भी, जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात आती है तो हमारे साथ प्रोफेसर ब्योमकेश त्रिपाठी सर जुड़े हुए हैं, जो लगातार 10 वर्षों से मार्गदर्शक के रूप में सतत मार्गदर्शन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो एग्जाम है, परीक्षा टर्म एक मोनोपोली बताता है, परीक्षा की जगह पढ़क आना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उससे जोड़ा गया कि परीक्षा की जगह पढ़क आना चाहिए। हमें पार्टिसिपेटिंग लर्निंग करना चाहिए कि हम उनको आपस में जोड़े। ये नहीं कि क्लास में टीचर आए, लेक्चर दिए, चले गए, उसका आगे क्या होगा, उसने क्या समझा, क्या सीखा, उसका जीवन में कैसे उसे उतारेगा, इस पे चर्चा परिचर्चा करने के बजाय हम एक सिर्फ वक्ता बन के चले गए, पार्टिसिपेशन लर्निंग नहीं किए। तो लर्निंग कैसा हो, टीचिंग लर्निंग पैटर्न कैसा हो, पार्टिसिपेशन हो, एक दूसरे से जुड़ाव हो, जो भारतीय परंपरा है वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, तो मेरा छात्र भी मेरे परिवार का ही हिस्सा है, मैं उससे एक परिवार के सदस्य के रूप में ट्रीट करूंगा, तो निश्चित तौर पे पार्टिसिपेटिंग लर्निंग का ये कॉन्सेप्ट फलीभूत होगा। परीक्षा लेने के बजाय मैं यदि उसका परख करूंगा तो उसको आगे बढ़ाऊंगा, फेल और पास का भय से वो दूर हो जाएगा। इसी प्रकार से हमने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की कॉन्सेप्ट की कि वो किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ता है, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के ऑप्शन को कैसे वो ले सकता है। इन सभी विषयों को लेकर के हमने राष्ट्र निर्माण में शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण और अलग शोध के माध्यम से राष्ट्र निर्माण, अंत्योदय के माध्यम से राष्ट्र निर्माण, सभी विषयों को हमने संकलित करके उस पर लगातार काम कर रहे हैं। हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि हम विषयों को समाज के समक्ष, देश के समक्ष रखते जरूर हैं, लेकिन उस पर काम भी सतत करते हैं। और इसी को मैं अतिथियों के समक्ष प्रस्तुत किया, चूंकि बहुत लंबा विषय है और इस पे पुनः मैं चाहूँगा कि बार बार ऐसे विषयों पे सेमिनार हो और उस पे बातें युवाओं के सामने आए। मैं इसी के साथ धन्यवाद देता हूँ वर्षा मैडम को।